अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी के लास्ट टॉपिक्स के ऊपर हम आ गए हैं और इसके अंदर हम आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स जो हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किए हैं कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन कर सकें। बच्चों देखें, ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये एक ग्लोबल कंसर्न है। मीन्स कि ग्लोबली ही सबको इश्यूज आ रहे हैं कि किस तरह कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करके हम अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जो बायोलॉजिस्ट हैं या फिर साइंटिस्ट हैं या इन्वायरमेंटल जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि स्पेसिफिकली वो ऑर्गेनिज्म, वो स्पीशीज़ जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या फिर जो इंडेंजर्ड हैं, उनकी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, उनके लिए कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज और रूल्स अप्लाई किए जा सकें जिसकी वजह से उनकी स्पीशीज़ जो हैं वो प्रिवेंट हो सकें। पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के थ्रेट्स जो हैं वो फेस कर रहा है अपने बायोडाइवर्सिटी के हवाले से। इसके लिए सबसे पहला जो काम किया गया था वो किया था IUCN ने। ये है बच्चों इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। ठीक है, और WWFP वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लोजली काम किया है। ठीक है, ताकि हम अपनी इंडिजिनस स्पीशीज़ को या इंस्टिंक्ट स्पीशीज़ को राइट डाउन कर सकें, लिस्ट डाउन कर सकें। उन्होंने एक रेड लिस्ट दी थी जिसके उन्होंने मुताबिक बताया था कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये एक्सटेंड हो चुके हैं और ये जो है आपके पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। ठीक है, अब कुछ हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं और कब कब उनका तारुफ किया गया था, कब कब उनको मुतारिफ करवाया गया था, उनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले बच्चों आती है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको लास्ट में तैयार करना है। बच्चों ये 1980s में सबसे पहले इसको मुतारिफ करवाया गया था। IUCN ने ही इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ लिंक किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमें कोई ना कोई स्टेप करने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के अंदर ये सारी चीज़ें तय हुई थी कि पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ रूल्स या लॉज जो हैं वो हमें बनाने चाहिए। नंबर सेकंड में बच्चों आता है UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन। बच्चों डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आपका जो लैंड है वो डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आपका एरेबल लैंड जो है वो डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसको कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन। अब इसके मेन बहुत से कॉजेज होते हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन इसका एक बहुत बड़ा मेन कॉज है, फ्लडिंग इसकी बहुत मेन कॉज है कि डिजर्टिफिकेशन की वजह है। तो UN कन्वेंशन ने इस सिलसिले में क्या किया, उसने एक एग्रीमेंट साइन करवाया 1997 में पाकिस्तान और UN के दरमियान कि पाकिस्तान की डेजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए या फिर इसके जो फ्लड के थ्रू या फिर डिफॉरेस्टेशन के थ्रू जो भी डैमेज आ रहा है पाकिस्तान की डेजर्टिफिकेशन के अंदर आ रहा है, लैंड के अंदर आ रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई रूल्स या लॉज जो है वो मुतारिफ करवाए जाए। उसके बाद नंबर थर्ड पर आता है HGP। बच्चों इसको हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, 1991 में बच्चों इसको स्टार्ट किया गया था पलास वैली के अंदर। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या करना है, फिगर्स याद रखनी है, कब ये लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया था और इसके अंदर क्या मेन प्रोजेक्ट का मेन मकसद क्या था। इसके अंदर कोई इतनी समझाने वाली चीज़ नहीं, इसलिए मैं इसको जल्दी फ्लो में लेके जा रही हूँ। और KPK के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इसको ये किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसका बेसिकली पर्पस ये था कि जो पाकिस्तान के जो एरियाज हैं जो कि अपनी रिचेस्ट एरिया हैं बायोडाइवर्सिटी के हवाले से, मींस कि आपको मैंने कल भी बताया था कि ट्रॉपिकल एरिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं। जितने ट्रीज वहाँ पर होंगे उधर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे और वहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत पाई जाएगी। सेम इस तरह अगर हम जाएँ अपने उसके अंदर फ्रोजन एरियाज के अंदर जाएँ, जैसे हिमालयस के अंदर जाएँ, तो आप लोग वहाँ पर देखेंगे वहाँ पर पांडास होंगे। ठीक है, वहाँ पर स्नो लेपर्ड होंगे। जनरली मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो रिच होगी। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान के अंदर रिचेस्ट एरिया है बायोडाइवर्सिटी के हवाले से उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। नंबर 4 पर आता है आप लोगों के पास कंजर्वेशन फॉर द बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज। मैं सिर्फ इतना लिख देती हूँ, सुलेमान रेंज बलोचिस्तान। अब यहाँ पर उन्हें एक फॉरेस्ट का जिक्र किया गया है जिसका कहा गया है नाम चिलगोजा फॉरेस्ट। कहते हैं चिलगोजा फॉरेस्ट जो है वो लार्जेस्ट चिलगोजा फॉरेस्ट है इन वर्ल्ड के अंदर, वो पाकिस्तान में प्रेजेंट है। देखिए पाकिस्तान के अंदर कितनी चीज़ें प्रेजेंट है, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इतनी चीज़ों से नवाजा है। हम ही ऐसे हैं जो इसकी चीज़ों की कदर नहीं करते हैं, इस चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं। चिलगोजा फॉरेस्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, वो पाकिस्तान में पाया जाता है। 1992 के अंदर WWFP ने
इसकी कंजर्वेशन का प्रोग्राम एक स्टार्ट किया था कि ये फॉरेस्ट जो है वो डिग्रेड कर रहा है, अपनी वैल्यू खो रहा है। तो 1992 के अंदर WWF ने, पाकिस्तान का ये है वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान, इन्होंने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट कि हमने अपने इस चलगोजा फॉरेस्ट को क्या है प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद बच्चों नंबर 5 पर आता है नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अब आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ स्पीशीज पाई जाती हैं, ठीक है, जिसके मैंने आपको एग्जांपल दी, स्नो लेपर्ड होता है, ठीक है, और डिफरेंट तरह की स्पीशीज जो है वाइल्ड लाइफ की वहां पर पाई जाती हैं और वहां पर शिकार भी बहुत हद तक होता है। अब NACP ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसके तहत उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इसको सीवियर थ्रेट है, ठीक है, यहाँ पर जो स्पीशीज पाई जाती हैं इसको थ्रेट है हंटिंग की वजह से, प्रेशर, वहाँ पर जो लोग आते हैं वो आके शिकार करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्पीशीज हैं वो इंडेंजर हो रही हैं, फिर एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि इस जगह पर, एरिया पर, जो नॉर्दर्न एरियाज हैं यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इंडेंजर एक्सटिंक्ट हो रही हैं। नंबर 6 पर आता है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि चित्राल के अंदर क्या होता है, माइग्रेटरी रूल है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट बर्ड की स्पीशीज जो होती हैं, जब मौसम चेंज होता है ना, एक मौसम दूसरे मौसम में जाती हैं, तो क्या होता है कि वो अपनी एक जगह से हिजरत कर जाती हैं दूसरी जगह पर, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होते हैं क्या होते हैं, वो एक साथ आ रहे होते हैं और वो एक जगह से ट्रेवल कर दूसरी जगह जा रहे होते हैं। बेसिकली वो माइग्रेशन ही कर रहे होते हैं, ठीक है, वो अपनी खुराक इकट्ठी करके किसी दूसरे एरिया में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे बर्ड्स हैं वो ये करते हैं कि वो एक ज़्यादा ठंडे इलाके में नहीं रह सकते, तो जैसे ही वहां पर मौसम चेंज, वहां पर ज़्यादा ठंड होगी तो वो क्या करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उस इलाके की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे जहां पर कम ठंड पड़ी होगी, ठीक है। तो ये सारा साल क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, सारा साल क्या करते हैं, देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, लोकेलिटी देखते हैं। तो बेसिकली जब ये माइग्रेशन कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि आसमान पे जा रहे होते हैं, लोग क्या करते हैं, इसको फ्री, उसको क्या करते हैं, इलीगल वे के अंदर इसका हंटिंग करते हैं, ठीक है। तो कि एक मुकम्मल तौर पर एक इलीगल वे है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि 1992 के अंदर WFP ने सारे प्रोजेक्ट्स यही लॉन्च करता है, क्योंकि यही बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेन जो रूट है, यही इंटरनेशनल जो पार्टीज हैं उनसे लिंक करता है। WFP ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी माइग्रेटरी बर्ड्स आए, आप लोगों को मुकम्मल तौर पर मना है कि आप लोग उसकी हंटिंग करो। और ये एफर्ट जो थी सब ज्यादा फ्रूटफुल रही थी, सक्सेसफुल रही थी। उसके बाद बच्चों आता है कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मार्कोर। बच्चों हजारगंजी नेशनल पार्क जो है वो कोयटा के बहुत आसपास है, ठीक है, और ये चिल्तन मार्कोर का एक वाहिद जगह पर है कंट्री के जहां पर चिल्तन मार्कोर जो होता है वो पाया जाता है। अब WFP ने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं कि इस पार्क को मुकम्मल तौर पर प्रिवेंट किया जा सके, जहां पर सिर्फ लोग आए, देखें, उनको विजिट करें, बल्कि कोई भी इसका हंटिंग ना करे वहां पर आके। उसके बाद बच्चों आ गया है बैन ऑन गेम्स। ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है कि देखें फॉरेनर्स जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है, वो आगे गेम्स खेलते हैं यहाँ पर इस कंट्री के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर वो आते हैं, गेम्स खेलते हैं और जो बर्ड्स होते हैं उनका शिकार करते हैं। तो क्या पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर इस तरह की प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया है, ठीक है, कि इस तरह की कोई गेम्स नहीं खेलेंगे, आप लोगों को स्पेसिफिकली कार्ड बनाना पड़ेगा और एक हद तक चेकिंग भी होती है। जब आप लोग शिकार करके आते हो चेकिंग होती है कि कितने आप लोगों ने शिकार किया है, कितना नहीं किया है, ठीक है, आप लोगों को इसके लिए फंडिंग देनी पड़ती है और बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हंटिंग जो है विदाउट एनी लीगल रूल्स और लॉज के बगैर इलीगल है, तो आपने कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में जो कि पाकिस्तान में पाई जाती हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज सबसे पहले बच्चों इसके अंदर आता है आपके पास इंडस डॉल्फिन, जो कहां पाई जाती है, दरियाए रावी में, ठीक है। देखिए बच्चों 600 स्पीशीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी रह गई है इंडस रिवर के अंदर, और ये जो है बहुत पुरानी इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी बुक के ऊपर मेंशन है। आप लोग गूगल पर जाकर देखना कि कितनी कम स्पीशीज जो है वो इंडस डॉल्फिन की आप लोगों की इंडस्ट्री में आ गई, क्योंकि एक तो मेन रीजन है कि वहां पर पानी की तादाद बहुत कम है, ठीक है, पानी कभी अपनी मर्जी से आता है, कभी अपनी मर्जी से नहीं आता है। दूसरी बहुत रीजन बड़ी ये है कि वहां पर फ्लडिंग भी होती है, ठीक है। उसके अलावा सोइल रीजन की वजह से क्या होता है, सोइल लेवल जो होता है बहुत ज्यादा हाई हुआ है, ठीक है। उसकी और मेन वजह पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन मेन काज है कि इंडस डॉल्फिन जो है वो बहुत ज्यादा खत्म हो रही है, एक्सीडिंग अमाउंट में ये खत्म हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, और इन नियर फ्यूचर क्या होता है कि ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज भी डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं बच्चों सेकंड पे जो आता है मार्को पोलो शीप। बच्चों मार्को पोलो शीप बेसिकली पाया जाता है पंजाब नेशनल पार्क के अंदर, KNP भी इसको कहते हैं, ठीक है, उसके नियर बाय एरियाज के अंदर। और लास्ट 2 डेकेड से बच्चों इस
इसका बहुत डिक्लाइन चल रहा है, ठीक है। ये इंडिजिनस स्पीशीज है, मैं सारे इंडिजिनस स्पीशीज आपको बता रही हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता नियर फ्यूचर एक्सटिंक्ट हो जानी है जब तक इनके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज और रूल्स ना अप्लाई किए गए। उसके बाद जो अपना लास्ट आता है होबारा बस्टर्ड। अब यही होबारा बस्टर्ड की बात बेसिकली मैं आप लोगों को बताई थी कि माइग्रेटरी बर्ड ही है। ये क्या करता है बेसिकली विंटर सीजन के अंदर सोवियत टेरिटरी से आता है और चोलिस्तान या थर्ड डेजर्ट के अंदर आके रहता है। वही मैंने आपको बात बताई ना कि जो एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं, वो एक ही मौसम के अक्सर यूज टू हुए होते हैं, ठीक है। अगर वो ठंडे इलाके के हैं वो गर्मी में नहीं रह सकते हैं। सेम इस तरह जो होबारा बस्टर्ड है वो क्या करता है, जैसे ही पाकिस्तान के अंदर ठंड आती है विंटर सीजन के अंदर, ठीक है, तो क्या करता है वो सोवियत टेरिटरी से मूव कर जाता है किसकी तरफ, चोलिस्तान की तरफ और थर्ड डेजर्ट तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ठंडे इलाके में नहीं रह सकता है। और यही वजह है कि जब ये माइग्रेट कर रहा होता है तो क्या मेन रीजन होती है कि लोग इसका शिकार करने लग पड़ते हैं, ओवर हंटिंग करते हैं, इसकी हंटिंग नहीं ओवर हंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से इसका नंबर, इसकी जो रेशो है रिड्यूस कर जाती है, डिक्लाइन कर जाती है। तो जो ये था मुकम्मल तौर पर आप लोगों के चैप्टर बायोडाइवर्सिटी के बारे में। हमने क्या पढ़ा है, हमने देखा है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी किस तरह स्टैब्लिश होती है और एनिमल्स के नेम्स किस तरह होते हैं, ऑर्गेनिज्म को नेमिंग किस तरह दी गई है, किस तरह क्लासिफिकेशन दी गई है। उसके बाद हमने पढ़ा है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद हमने लोगों ने पढ़ा है कि पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को स्फीयर थ्रेट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए चीजें चल रही हैं और पाकिस्तान के अंदर इंडिजिनस स्पीशीज कौन कौन सी। चैप्टर बहुत बहुत ईजी है, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छा तैयार करना है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी रिसेंट से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।